बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मतलब बताया था। पहले लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस के मतलब पढ़ा था। इसके बाद हमारा लेक्चर जो था उसके अंदर हमने एम्फीसीमा और नमूनिया के मतलब पढ़ा। आज हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मतलब हम पढ़ेंगे, जो है अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा बेटा एलर्जी की एक टाइप है, फॉर्म ऑफ एलर्जी। यानी जैसे हमारी बॉडी के किसी पार्ट को एलर्जी हो जाती है, इसी तरह लंग्स के अंदर भी एलर्जी जो है वो हो सकती है, या एलर्जी काजिंग एजेंट जो है वो लंग्स के अंदर भी एलर्जिक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स हैं, जो एयर पैसेज वे के अंदर, जो एयर पैसेज वे के पार्ट हैं, मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बताया था एयर पैसेज वे इन ह्यूमन, कि हमारा एयर पैसेज वे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जैसे मैंने बताया था आपको नॉस्ट्रल्स के मतलब, अटर्नल नॉस्ट्रल्स के मतलब, उसके बाद फेयरनेक्स आ जाता था, लेयरनेक्स आ जाता था, ठीक है। उसके बाद ब्रोनोकाई, ब्रोनोकॉल्स, एल्वोलाई, एल्वुलर डक्ट के मतलब मैंने आपको बताया, और फिर लंग्स आ जाते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स की। यानी अस्थमा के अंदर एलर्जी की शक्ल हो जाती है, और ये एलर्जी जो है वो हमारी आमतौर पर जो इन्फेक्शन क्रिएट करती है या इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स के अंदर हो जाती है। अब मोर म्यूकस प्रोडक्शन, इस एलर्जी की वजह से क्या होता है कि बलगम नुमा मादा जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले भी अपने पहले लेक्चर्स में बताया है कि म्यूकस के अंदर, म्यूकस चूंकि एसिडिक खासियत रखता है, इसके अंदर HCl की मिकदार जो है वो ज्यादा पाई जाती है, एसिडिक खासियत रखता है, और उस एसिडिक खासियत की वजह से, और ये भी मैंने आपको बताया था कि हर एसिड जो है वो क्रॉसिव खासियत रखता है, यानी किसी भी चीज को गलाने की या खराब करने की या वहां पर कोई इन्फेक्शन क्रिएट करने की सलाहियत रखता है। तो इस म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से हमारे ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, यानी वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि नर्विंग ऑफ एयर पैसेज वे, हमारे सांस लेने की जो नाली है, यानी एयर पैसेज वे जो है उसका रास्ता तंग होना शुरू हो जाता है। यानी वो रास्ता जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हवा को वहां तक गुजरने में, लंग्स तक जाने में और लंग्स से बाहर लाने में मुश्किल पेश आती है। जी बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास काजिज अस्थमा के। अब काजिज जो हैं, सिम्टम्स और काजिज जो हैं बेटा अस्थमा के मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि अस्थमा जो है वो डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से होता है, डिफरेंट एलर्जी काजिंग फैक्टर की वजह से होता है। तो इसलिए इसकी अलामात और इसके काजिज जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अस्थमा जो है, इसमें पहली वजह क्या है कि अस्थमा के अंदर, अस्थमा पेशेंट के अंदर ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल जो है वो सेंसिटिव होते हैं तो डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से। मुख्तलिफ एलर्जन जो हैं उनसे ये बड़े हसास होते हैं और बड़ी तेजी से, बड़ा इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? यानी एलर्जेंस देखें, एलर्जेंस हमारे पास क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं एलर्जी काजिंग फैक्टर, यानी जिनकी वजह से कोई एलर्जी जो है वो क्रिएट होती है, या एलर्जी की वजह से कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पर हमारे पास है डस्ट है, स्मोक है, यानी गर्दो गुबार है, धुआं है, सिगरेट का धुआं या किसी भी तरह का धुआं, इसके बाद परफ्यूम है, और इसके बाद पोलन्स है। इनकी वजह से अस्थमा जो है वो हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स जो हैं, इनकी वजह से मुख्तलिफ लोगों के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इसके बाद है, इन जैसे ही इनमें से कोई भी एलर्जेंस जो है वो ब्रोनोकाई या ब्रोनोकॉल्स तक पहुंचता है तो वो बड़ा इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से वो सुखड़ना शुरू होते हैं और एयर पैसेज वे जो है वो तंग हो जाता है, हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है, हवा को गुजरने में मुश्किल पेश आती है, यानी उस शख्स को, अस्थमा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथ, यानी वो मरीज जो है वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है या सांस लेने में तंगी का एहसास होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अस्थमा की सिम्टम जो है वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि डिफरेंट एलर्जी काजिंग की वजह से ये होते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं मुख्तलिफ लोगों में। अस्थमा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, परफ्यूम की वजह से या पोलन की वजह से हो सकता है। तो
इसकी मेजर सिम्टम्स जो हैं वो जो हर तरह से तमाम तरह के अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती हैं, कुछ मेजर सिम्टम्स है जो तमाम तरह के यानी किसी भी तरह से अस्थमा हो तो ये मेजर सिम्टम तमाम के अंदर कॉमन होती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी का एहसास, स्पेशली खास तौर पर रात को सोते वक्त सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथ, जब सांस ले रहा होता है तो विस्लिंग साउंड यानी गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है कफ, खांसी, चेस्ट आइसनेस, छाती के अंदर तनाव का एहसास फील होता है। और अब इसके हम ट्रीटमेंट में चले जाएं तो ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ब्रोनोकाइल या ब्रोनोकोल्स को डिलेट किया जा सके, यानी कि चूँकि वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, तो इनको डिलेट किया जाता है, यानी इनको चौड़ा करने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये केमिकल्स आमतौर पर इनहेल किए जाते हैं, इनहेलर्स की शक्ल में इन केमिकल्स को लिया जाता है। तो ये थे बेटा आज के हमारा टॉपिक, यहाँ तक हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो यहीं तक थे। आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।